हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आपका आसान फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्या करेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चों को सेपरेट वीडियो लेक्चर मिलेगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सेपरेट वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दो अलग अलग भाग हो गए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम वाला देखना और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम का। लेकिन जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो उनका जो फाउंडेशन वाला सिलेबस होगा वो कॉमन होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश कॉमन होगा। आपको क्वेश्चन लिखा मिलेगा, उसको हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बोल के सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और बाकी जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी मीडियम में सेपरेट लेक्चर होगा और इंग्लिश मीडियम में सेपरेट लेक्चर होगा। तो हम आज हिंदी मीडियम के इस भाग में स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं विद्युत द्विध्रुव। सो हम बेटा बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव की बात करें कि ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। सो देखो, जब दो आवेश क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, जब दो आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे से प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, अल्प दूरी पर स्थित हों, तब इस निकाय को दूरी पर स्थित हों, तब इस निकाय को हों, तब इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, जब दो आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत, दो आवेश परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तब इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, एग्जांपल देखिए इसके, NaCl, HCl, H2O, ये सभी इसके एग्जांपल हो गए। हम देखो इसमें बात करें NaCl की, NaCl में ये आपका अणु क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो देखो दो आवेश परिमाण में समान, इस पे एक प्लस है, इस पर एक माइनस है, परिमाण एक ही एक है दोनों का, परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, ये प्लस है ये माइनस है, परिमाण में समान है, प्रकृति में कैसा है, विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी। तो आप देखेंगे ये इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, वो एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। कितनी कोटि की होती है, एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है और ऐसे निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर हम बात करें कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव के क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, आवेशों में से कोई एक आवेश, कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, एवं दोनों आवेशों के, एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को, दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बताया, विद्युत द्विध्रुव के
दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दो आवेश है ना, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे हम देखें, ये डायग्राम बनाए इसका, ये प्लस का आवेश हो गया और एक ये माइनस का आवेश हो गया। ये क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया आपका, माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव में, क्या पढ़ा था, दोनों जब दो आवेश परिमाण में समान, देखो प्लस एक माइनस एक, परिमाण में एक ही एक है, प्रकृति में विपरीत, प्लस है ये माइनस है, तो एक दूसरे से अल्प दूरी, तो ये दूरी हमने बेटा यहाँ पे क्या मान ली, 2l, ये दूरी क्या हो गई आपकी 2l। ये l भी ले सकते हैं आप, लेकिन हम आगे जैसे डेरिवेशन करेंगे तो इसको क्या करना होगा, आपको ब्रेक करना होगा, दो भागों में तोड़ना होगा, तो l आसानी से डिवाइड हो जाएगा, l आसानी से बढ़ जाएगा और आगे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। नहीं तो आप l कंसीडर करें तो l/2 होगा और फिर आपको सॉल्व करने में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हमने इसको पहले से ही 2l कंसीडर किया है। ठीक है, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ये निकाय विद्युत द्विध्रुव हो गया Na+Cl-। अब इसी का एक पोर्शन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, देखो फॉर्मूला आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश या एक आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, क्या, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण को आप P लिखेंगे, एक आवेश प्लस या माइनस Q, तो हमने प्लस माइनस Q इंटू दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम देखें जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैसी राशि है, ध्यान दें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी, दिशा होगी। तो इसकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो कैसे होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। कैसे होती है इसकी दिशा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऐसे दिशा होती है इसकी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, तो दिशा कैसे होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसका सदिश रूप लिखता हूं आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यहां पर देखिए आप सदिश रूप लिखता हूं तो यह आ जाएगा सदिश रूप में अगर आप इसका सदिश रूप लिखेंगे तो सदिश रूप में क्या आएगा, ये P वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस Q इंटू 2l वेक्टर, प्लस माइनस P वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस Q इंटू 2l वेक्टर, P सदिश 2l भी सदिश। ठीक है, आवेश अदिश, तो ये सदिश राशि हो गई। ये समझ में आया आपको। आगे हम इसकी इकाई और विमा की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमको क्या लिखनी है, इकाई लिखनी है और क्या लिखनी है, विमा लिखनी है। तो हम इसकी इकाई और विमा की बात करते हैं। इकाई विमा देखिए, अगर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई लिखें और विमा लिखें तो सबसे पहले हम इसकी इकाई की बात करते हैं। इकाई की बात करेंगे, ठीक है, तो इकाई में आप क्या लिखेंगे, P इक्वल टू Q इंटू 2l। ठीक है, तो P बराबर आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम, और दूरी की क्या होती है, मीटर। तो इसकी इकाई क्या हो गई, कूलाम इंटू मीटर SI में। ठीक है, क्या हो गई, कूलाम इंटू मीटर। ये इसमें ध्यान रखना, C कैपिटल बनता है, M स्मॉल बनता है। कूलाम इंटू मीटर इकाई हो गई। अगर हम सीजीएस में लिखे तो कूलाम को क्या कहते हैं, स्टेट कूलाम। क्या कहते हैं, स्टेट कूलाम, और गुणा सेंटीमीटर। स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर, ये इसकी क्या हो गई, सीजीएस इकाई होगी।
ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमने क्या लिखी, इकाई लिखी। अब हम इसके आगे विमा की बात करेंगे। जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या लिखें, विमा लिखें, तो विमा क्या होता है, Q इंटू 2L। विमा फॉर्मूला हमने क्या लिखा, Q इंटू 2L। तो P बराबर आवेश की विमा क्या होगी, आवेश की विमा क्या होगी, AT, और दूरी की क्या होगी, L। आवेश की AT और दूरी की क्या होगी, L। तो विमा क्या बनी इसकी, M0 L T A, ये इसकी विमा हो गई, M0 L T A। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हमने क्या लिखी, इकाई लिखी और क्या लिखी, विमा लिखी। इसकी क्या लिखी, इकाई और क्या लिखी, विमा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम देखेंगे कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इकाई क्या होती है, कूलाम इंटू मीटर और स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर, ये सीजीएस में होती है। विमा क्या बनी, M0 L T A, ये क्या बन गई, इसकी विमा बन गई। तो ये बहुत बेसिक सी बात हो गई हमारी विद्युत द्विध्रुव की। ये आपको बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखो हमने ये, अब यहां पे एक आता है आदर्श द्विध्रुव, जो आपकी बुक में तो नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में है, लेकिन हम अगर देखें कि आदर्श द्विध्रुव क्या होता है, तो आदर्श द्विध्रुव की बात करें तो जब Q का मान क्या है, बहुत ज्यादा, आवेश का मान क्या है, बहुत ज्यादा, टेंड्स टू इंफिनिटी। जब आवेश का मान क्या हो, बहुत ज्यादा हो, Q का मान क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हमने क्या लिखा, Q टेंड्स टू इंफिनिटी, Q का मान बहुत ज्यादा है। और 2L क्या है, बहुत कम, बहुत कम, कम कैसा हो, ये 2L क्या हो, बहुत कम हो, तो ऐसे निकाय को हम आदर्श द्विध्रुव कहते हैं। आदर्श द्विध्रुव क्या होता है, जब विद्युत द्विध्रुव के आवेश का मान बहुत ज्यादा टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब ये अनंत नहीं है, अनंत की ओर अग्रसर कर रहा है, आवेश इतना ज्यादा है कि कहां की ओर अग्रसर कर रहा है, अनंत की ओर अग्रसर कर रहा है। तो Q का मान बहुत ज्यादा हो, टेंड्स टू इंफिनिटी, और 2L जो बीच की दूरी है वो कैसी हो, बहुत कम हो, बीच की दूरी कैसी हो, बहुत कम हो। तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, आदर्श द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आदर्श द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श द्विध्रुव। जब Q का मान बहुत ज्यादा और 2L का मान बहुत कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आदर्श द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है, द्विध्रुव की जो प्रायोगिक इकाई है, विद्युत द्विध्रुव जो है उसकी प्रायोगिक इकाई होती है डिवाई। क्या होती है, प्रायोगिक इकाई की बात करें, मतलब बड़े इकाई की बात करें तो इसकी प्रायोगिक इकाई होती है डिवाई। विद्युत द्विध्रुव की प्रायोगिक इकाई क्या होती है, डिवाई होती है। अच्छा, तो हमने इसकी प्रायोगिक इकाई लिखी डिवाई, और एक डिवाई बराबर होता है डिवाई, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की प्रायोगिक इकाई क्या होती है, डिवाई, और एक डिवाई बराबर होता है आपका 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर। ये प्रायोगिक इकाई और एसआई इकाई में संबंध है। इसकी प्रायोगिक इकाई क्या होती है बेटा, डिवाई होती है। क्या होती है, डिवाई होती है, और एक डिवाई बराबर 3.33 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब हम इसमें बड़ा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं विद्युत द्विध्रुव का। क्या, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका, विद्युत द्विध्रुव का। क्या है वो क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पर विद्युत द्विध्रुव का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, NaCl परमाणु में Na+ तथा Cl- अणुओं के बीच की दूरी क्या है आपका, NaCl अणु में, NaCl अणु में Na+ अणु में Na+ एवं Cl-, ठीक है, परमाणुओं के बीच की दूरी, परमाणुओं के बीच की दूरी, परमाणुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है, 1.28 एंगस्ट्रॉम है। तब इसका विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, तब इस अणु का, इसका विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका विद्युत द्विध्रुव क्या होगा। क्या है, NaCl अणु में, ठीक है,
Na+Cl माइनस परमाणुओं के बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है, तो आपको इसका क्या ज्ञात करना है? विद्युत द्विध्रुव का मान ज्ञात करना है। इसके किसका मान ज्ञात करना है? विद्युत द्विध्रुव का मान ज्ञात करना है। तो आपका क्या है? NaCl अणु में Na+ एवं Cl-, सॉरी नॉट परमाणु, परमाणु नहीं है ये, आयन है, आयन है ये। क्या है? आयन। तो आयनों के बीच की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है, तब इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो हम इसको सॉल्व करते हैं, गिवन लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है आपको? आवेश का मान दिया है। अब आप Na+ लोगे तो एक प्लस आवेश है, प्रोटॉन के आवेश के बराबर आवेश है, धन आवेश है इस पर, उस पर ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश। तो आवेश तो हम लिखेंगे 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और जो दूरी है 12 वो कितना है? 1.28 एंगस्ट्रॉम। आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 1.28 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना होगा, तो 10⁻−10 मीटर। ये समझ में आ गया? तो आप क्या लिखेंगे? P = Q × 2L। फॉर्मूला लिखेंगे हम P = Q × 2L। तो P बराबर, आवेश का मान देखें क्या है? 1.6 10⁻−19 और 2L क्या है? 1.28 × 10⁻−10। आप इसका मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा? ये 128 12 16 और 12 कितना? 32 और 12 कितना हो गया? 44 4 और ये 20। तो यह जाएगा 2.048 10⁻29 कूलम × मीटर। ये आपका एक क्वेश्चन था। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। नेक्स्ट जो टॉपिक है और बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति, ठीक है, स्थिति या अक्षीय स्थिति में हम क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्सियल पोजीशन में कैलकुलेट करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है? देखिए, ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? माना, आपको साथ साथ में से नोट भी कर लेना है जो मैं बोल रहा हूं। क्या? माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो AB क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश एवं धनावेश से मिलकर बना है, ठीक है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश एवं धनावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से D दूरी पर, कितनी दूरी पर? D दूरी पर द्विध्रुव अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। D दूरी पर द्विध्रुव अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये P बिंदु हो गया। क्या बताया? माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से D दूरी पर द्विध्रुव अक्ष पर, कहां? द्विध्रुव अक्ष पर, इसलिए हम इसको कौन सी स्थिति कह रहे हैं? अक्षीय स्थिति कह रहे हैं। तो द्विध्रुव अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, ये मध्य बिंदु O हो गया, तो ये दूरी कितनी हो गई? L, और ये बची हुई दूरी भी कितनी हो गई? L। ये दोनों दूरियां हो गई, ये भी L हो गई और ये भी दूरी कितनी हो गई? L, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखिए, हमने ये बिंदु हमेशा प्लस आवेश की ओर ही लेना है। किधर लेना है? प्लस आवेश की ओर, माइनस आवेश की ओर नहीं लेना है। प्लस आवेश की ओर क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था?
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है एवं धनावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से दूर की ओर या आवेश से बाहर की ओर। पुराने लेक्चर्स में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धनावेश के कारण इसकी दिशा दूर की ओर और ऋणावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से पास की ओर होती है। तो ये E2 हो गया। ये समझ में आ गया। अब देखिए हमने सामान्य फॉर्मूला क्या पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, एक बार मैं आपको यहां बता देता हूं। E बराबर KQ/R²। ये ध्यान रखना, ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था। K क्या होता है आपका 1/4πε0। क्या होता है कि 1/4πε0, ठीक है। Q/R², ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बेटा आपको जो पढ़ाया जा रहा है बड़े ही अच्छे से पढ़ना है, ओके। आपको साथ साथ में नोट्स भी इसके फॉर्म करने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर कोविड-19 से जो लॉकडाउन चल रहा है अगर वो ओपन भी हो गया और काफी लेट हुआ तो आपको बड़ी समस्या होगी आपको बोर्ड एग्जाम्स को लेके। इस कारण से आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसको आपको साथ साथ में याद भी करना है और इसके नोट्स भी बनाते जाना है, ठीक है। अब आगे देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने पढ़ा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी E1 बराबर K प्लस क्यू आवेश KQ/R²। अब प्लस तो ये रखा है, इससे बिंदु P तक की दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। क्या चाहिए आपको? ये दूरी चाहिए। लेकिन हमको यहां से मध्य बिंदु से पता है यहां तक की दूरी कितनी है, D है, तो OP पता है आपको। O से लेके कितना पता है? OP पता है। लेकिन आपको ये O से लेके P तक की दूरी पता है, आपको चाहिए कितनी है? B से P तक की चाहिए। तो O से B ये किसके बराबर है? OP। OB क्या है? OB प्लस BP, ये दो भाग तो हो गए इसके, OB प्लस BP। तो OP की वैल्यू क्या है आपके लिए? OP D बराबर OB क्या है? OB है आपके L, OB क्या है? L। और आपको क्या बताना है? BP बताना है। सॉरी ये प्लस आएगा, इसके इधर पक्षांतर करो तो ये D माइनस L बराबर BP। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? D माइनस L का होल स्क्वायर, D माइनस L का होल स्क्वायर, ये पहला समीकरण। अगर आप देखें तो प्लस क्यू आवेश के कारण दूर की ओर, तो आप दिशा भी लिख सकते हो क्या? BP वेक्टर के अनुदिश, दिशा लिखेंगे तो BP वेक्टर के अनुदिश, ठीक है। फिर इसी प्रकार क्या लिखें हम? इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर माइनस क्यू आवेश के कारण आप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो ये क्या आएगा? E2 बराबर K Q अपॉन, अब माइनस क्यू आवेश यहां रखा और यहां से P तक की दूरी चाहिए, तो O से P तक की तो पता है ना, O से P तक की D है और O से A तक की L है। ये दूरी कितनी है? D, और ये कितनी है? L। तो कुल कितनी हो जाएगी? अपॉन में D प्लस L का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। इसकी दिशा देखें तो इधर की तरफ आ रही है, पास की ओर आ रही है, विपरीत दिशा में है। तो आप क्या लिखेंगे? PB वेक्टर के अनुदिश, PB वेक्टर के अनुदिश, ये दिशा लिखेंगे आप इसकी, ठीक है। ओके, अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। कहां ज्ञात करते हैं? P पर। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे? बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर अगर आप परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो क्या होगी, देखिए बिंदु P पर ज्ञात करना है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने मान लिया वो E होगी। अब अगर आप चाहो कि एक्सियल पोजीशन है तो नीचे अक्षीय लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हो, अक्षीय। और अगर आप नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बराबर। अब देखो इन दोनों की तीव्रताओं की दिशा कैसे एक दूसरे के विपरीत है, कैसे एक दूसरे के विपरीत है। और जब दिशा विपरीत हो तो हम क्या करते हैं, सदिशों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिशों में दिशा विपरीत हो तो हम क्या करते हैं, ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देते हैं, अधिक मान में से कम मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटा देते हैं तो ये क्या आएगा, E1। अब देखो कौन सा ज्यादा है, E1 माइनस E2। E1 में से हमने किसको घटाया, E2 को घटा दिया। E1 में से किसको घटाया, E2 को घटा दिया। क्यों किया ये ऐसा, क्योंकि इसका जो हर है, हर वो छोटा है D माइनस L, और इसका हर क्या है, बड़ा है। तो जिसका हर छोटा होता है ना वो राशि कम प्राप्त होती है, सॉरी बड़ी प्राप्त होती है। हर छोटा राशि बड़ी, मैं लिखूं 5/7 और एक जगह लिखूं 5/9। 5/9 जब भाग लगाओगे तो कम आएगा, 5/7 थोड़ा ज्यादा आएगा। तो ये ज्यादा है ये कम है, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि E1 क्या है, ज्यादा है किससे, E2 से। अच्छा अब E1 एवं E2 का मान, एवं E2 का मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर, मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर, E1 एवं E2 का मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर, आप जब E1 और E2 का मान समीकरण 1 और 2 से रखोगे तो यह आ जाएगा E अक्षीय, हम सिंपली आगे इसको E ही लिखेंगे, E अक्षीय बराबर KQ डिवाइडेड बाय D माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 क्या है, KQ डिवाइडेड बाय D प्लस L का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है आपका इन दोनों में से, कॉमन आ रहा है आपके पास में E एक्सियल, E अक्षीय जो है, E अक्षीय, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास आ रहा है KQ। तो यहां पे क्या रहा, 1/D माइनस L इसका होल स्क्वायर माइनस 1/D प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा KQ, एलसीएम ले लें इसका तो ये आ जाएगा क्या, D माइनस L का स्क्वायर, और ये आ जाएगा क्या, D प्लस L का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपके पास क्या, D प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो D माइनस L का होल स्क्वायर। अब ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तरीका ये होता है कि हम इसके इसमें भाग दें, जो बच जाए उसको यहाँ लिखें, फिर इसका भाग लगाएं, जो बचे वो यहाँ लिखें। ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए आगे सॉल्व करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये E अक्षीय बराबर KQ। अब देखो यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, ये माइनस साइन है, A माइनस बी का होल स्क्वायर तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB डिवाइडेड बाय D माइनस L और D प्लस L, क्या बना, A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर लगा था तो हमने भी लगा दिया, ये समझ आ गया। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बना, KQ डिवाइडेड बाय D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2DL माइनस D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस का 2DL डिवाइडेड बाय D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखिए एक D स्क्वायर से ये D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, D स्क्वायर से D स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, KQ इंटू 2DL और 2DL कितना हो जाएगा, 4DL डिवाइडेड बाय D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ आ गया आपको।
आगे देखिए, आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या फाइनल आंसर आया आपका। आंसर क्या आया यहाँ पे फाइनली, हमने इसको और आगे सॉल्व किया तो आपका फॉर्मूला बन गया क्या, ई अक्षीय स्थिति में ये कितना आया है, बराबर के क्यू इंटू 4dl को हमने क्या लिखा, 2l इंटू 2d, 2l इंटू 2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखिए q इंटू 2l क्या होता है, p होता है, q इंटू 2l क्या होता है, p होता है। तो हमने इसको लिखा k इंटू p इंटू 2d अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपकी जो अक्षीय स्थिति में तीव्रता है ई अक्षीय, वो क्या हो गई 2kpd, 2 या आप ऐसे लिखें सिंपली, q इंटू 12 को हम p लिख सकते हैं तो p लिख दिया, k इंटू 2pd डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और k क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ही बताया था मैंने। तो अक्षीय स्थिति में क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अब हम यहाँ पे क्या करें, एक कंडीशन लगा दें, एक कंडीशन लगा दें। क्या कंडीशन है कि यदि द्विध्रुव छोटा है, क्या कंडीशन लगाई, यदि द्विध्रुव छोटा है, यदि द्विध्रुव छोटा है, यदि द्विध्रुव छोटा है, छोटे द्विध्रुव के लिए मैंने बताया था कि Q ज्यादा हो, मतलब छोटा द्विध्रुव है, मतलब 2l की दूरी बहुत कम है और D बहुत ज्यादा है। जो अक्ष लिया है ना जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, D का मान कम है किससे, L से। L से बहुत कम है तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, नगण्य मान लेंगे। तो अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता आ गई E अक्षीय, वो कितनी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pd अपॉन डी स्क्वायर का स्क्वायर, क्या डी स्क्वायर का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd डिवाइडेड बाय d की पावर 4। अब d की पावर 4 तो एक d से हमने एक d कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे d क्यूब बचा। तो फाइनल आंसर क्या आया आपका, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन डी क्यूब। ये अक्षीय स्थिति में तीव्रता आ गई। ठीक है, अब इसकी दिशा कैसे होगी, दिशा किधर होगी, तो हमने पढ़ा था E1 ज्यादा और E2 कम है तो E1 की ओर होगी। किधर होगी, E1 की ओर। तो हम क्या लिखेंगे, BP वेक्टर के अनुदिश, के अनुदिश। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे BP वेक्टर के अनुदिश आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, P कैप से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, P कैप से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा अक्षीय स्थिति हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में व्यवहार। तब तक पढ़ते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के ये बच्चे देखेंगे तो हम इससे आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।